एनडीए ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और इस रिकॉर्ड जीत के साथ-साथ महागठबंधन की जो हार हुई है, वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड के समान है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार नीतीश कुमार लेड सरकार यानी कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी, उसने 243 में से 203 सीटें फाइनली अभी तक जीत ली हैं। आंकड़ों में कोई परिवर्तन होगा तो वो आपको और ऐड कर दिया जाएगा। एनडीए के अंदर भाजपा और जेडीयू जो 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उनके सहयोगी दल जिसमें से एलजेपी 29 सीटों पर, एचएएम और आरएलएम 6-6 सीटों पर लड़े थे, वहां बीजेपी 92 सीट जीत गई, जेडीयू 83 सीट जीत गई, एलजेपी 19 सीटें, एचएएम 5 और आरएलएम 4 सीटें जीती हैं। मतलब इस प्रकार से रिकॉर्ड जीत दर्ज किया जाना, यह अपने आप में बिहार के लिए भी एक अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है। जिस पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहला ट्वीट था उसमें सुशासन की जीत बताई गई, विकास की जीत बताई गई, जन कल्याण की भावना की जीत बताई गई, सामाजिक न्याय की जीत बताई गई। प्रधानमंत्री ने अपने गठबंधन दलों को अपनी तरफ से बधाई भेजी और हर कार्यकर्ता का आभार जताया। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के अनुसार जो अभी तक लेटेस्ट रिजल्ट था कंटेंट तैयार होने तक, बीजेपी 90, जेडीयू 84 पर चल रहा था। इसी के साथ साथ जेडीयू के बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम है आरजेडी, वो 25 सीटों के साथ में अभी नजर आ रही है, 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके बाद में कांग्रेस कुल 6 सीटें जीतने में फिलहाल कामयाब हुई है। महागठबंधन का जो हाल है वो बहुत बुरा है। मतलब अगर महागठबंधन के टोटल नंबर अभी देखे जाएं तो वो अराउंड 35 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 35 से 38 के आसपास नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। 243 सीटों में से आप दहाई के आंकड़े पर हैं और वो भी 50 से कम सीटों पर हैं। इसका मतलब अपोजिशन के नाम पर भी जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक तरह से ये वो नंबर है जहां 122 नंबर बहुमत के लिए जरूरी माना जाता है। 122 में से अगर बहुमत 122 से 10-5 ऊपर नीचे का रहता तो माना जाता है कि अपोजिशन के रूप में तो इन्हें सेलेक्ट किया गया है। आउटराइटली महागठबंधन को अपोजिशन के रूप में भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे रिजल्ट ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है। बिहार में जहां 2020 में इस तरह से आधी जगह पर जिस तरह का वोट शेयर था उसमें मेजॉरिटी जरूर बीजेपी में एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार तो पूरी तरह भगवा रंग में बिहार रंग गया है, एनडीए के रंग में रंग गया है। बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं में जोश है। जोश इस बात का भी है कि क्या बिहार में अब बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार उतार देगी, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी सीएम पद पर बैठे हुए हैं। तो जेडीयू और बीजेपी का जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन में बड़ा सवाल इसी बात का कि क्या आने वाले समय में कोई रार देखने को मिल सकती है। क्या जेडीयू के प्रत्याशी को यानी नीतीश कुमार जी की जगह बीजेपी को नेता के रूप में जगह मिल सकती है, तो इसका भी आज के सेशन में हम जिक्र कर लेंगे। आज जिक्र बहुत सी बातों का होगा, जहां एक तरफ जीत का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ विश्लेषण की बात है कि एक क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बड़ा नंबर निकाल कर ले गई और कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी जी समेत तमाम राष्ट्रीय नेता बिहार के अंदर सक्रिय राजनीति में उतरे और 6 के अराउंड सीटें निकाल कर लाए हैं। तो ये एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन रखती है, जो कि विपक्ष में केंद्र के अंदर विपक्ष का नेतृत्व करती है, उसके लिए एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। ऐसे में सीटें बढ़कर के जहां प्रिडिक्शन 160 के आसपास चल रहा था, कोई भी एग्जिट पोल इतना भी सही नहीं था। सारे एग्जिट पोल्स ये तो बता रहे थे कि एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन फिर से एक बार एग्जिट पोल गलत निकले और 200 से ऊपर सीटें, जो कि शायद सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं सोच रहे थे, उतनी सीटें पाने में कामयाब हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं, तो अब हम महागठबंधन के भी प्रमुख आंकड़ों पर नजर डाल लें तो राघोपुरा सीट से तेजस्वी यादव तो कामयाब रहे, लेकिन वहीं बहुत सी सीटों पर जहां पर तेज प्रताप यादव तेजस्वी के भाई अपनी पार्टी से लड़ रहे थे, वो संजय सिंह से हार गए हैं। ऐसे ही छपरा काफी हाई प्रोफाइल सीटों में एक काफी ज्यादा चर्चित सीट जो रही, जैसे छोटी कुमारी ने खेसारी लाल यादव को हरा दिया, और वहीं दूसरी तरफ ताजा ताजा राजनीति में उतरी मैथिली ठाकुर यहां पर 4 बजे तक के रुझानों में आगे चलती हुई दिखाई दी थी। कुल मिलाकर के बिहार के चुनाव में बहुत से चेहरे जैसे सम्राट चौधरी, जिनके खिलाफ खूब सारा ये माहौल बनाया गया था कि इनकी डिग्री और इनके खिलाफ आरोप थे काफी सारे, उसके बावजूद ये 45,000 के मार्जिन से लीड करते रहे। और यहां पर विजय सिन्हा जो हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से जीत दर्ज कराई। कुल मिलाकर के बात यह है कि एक ऐसा जनादेश आया जिस जनादेश ने बहुत से प्रश्नों का जवाब ही खत्म कर दिया, प्रश्नों का ही जवाब नहीं छोड़ा। पहला प्रश्न था कि क्या वोट चोरी होती है, क्या जनता को अपोजिशन ये समझाने में कामयाब हुआ, क्या जनता एक बार भी किसी तरह से अपोजिशन के साथ नजर आई, अपोजिशन ने इतना जबरदस्त तरीके से
अपने द्वारा इस मुद्दे को उठाया था कि वोट चोरी हो रही है, और तो और जो एसआईआर रिपोर्ट तैयार की जा रही है, वो चुनाव आयोग के द्वारा केवल अपनों को सेलेक्ट करने का प्रयास है और लोगों को बाहर निकालने के लिए की जा रही है। लेकिन क्या जनता तक ये मुद्दे पहुंच पाए? इस मुद्दे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, उनका बयान आया कि हमें परिणाम स्वीकार कर लेने चाहिए, और कांग्रेस ने यह बात स्वीकारने के नाम पर सिद्धारमैया जी का यह बयान माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जहां महागठबंधन ने अपनी तरफ से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपनी हार स्वीकारने की बात की है। कुल मिलाकर हार स्वीकारने की जो ये परिपाटी है कि चलिए हम अपनी हार स्वीकारते हैं, बात यही नहीं रुक जाती है। बड़ा सवाल ये बनता है कि ऐसा क्या हुआ? एक होता है एंटी इनकम्बेंसी की जो सरकार है उसके खिलाफ माहौल है। यहां सरकार पिछली बार जितनी सीटों पर थी उससे ज्यादा बढ़कर आ गई है, तो प्रो इनकम्बेंसी कैसे हो गई? मतलब सरकार ने ऐसा क्या कर दिया? तो दो ही सवाल है कि सरकार ने या तो पिछले कार्यकाल में बहुत अच्छा कर दिया, या अपोजिशन को जनता ने रिजेक्ट ही मार दिया कि नहीं, तुम अपोजिशन में भी खड़े होने लायक नहीं हो। ये बहुत बड़ा विश्लेषण है। बिहार और उत्तर प्रदेश को उत्तर भारत की राजनीति के सबसे बड़ी प्रयोगशालाओं में और सबसे बड़े निर्णायकों में माना जाता है। अगर यहां पर भी अपोजिशन अपने विश्लेषण में जितना विश्लेषण वो हरियाणा चुनाव के अंदर, कर्नाटक चुनाव के अंदर किए, अगर बिहार के अंदर भी ये करते हैं कि हम आफ्टर ऑल क्यों हारे, और उस मुद्दे तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये जीतने में कामयाब हुए। उन्होंने कुछ बेसिक बातें बताई, और वो बेसिक बातें ये थी कि बिहार में आप कितने भी समय पर जाइए, आपको सुरक्षा का माहौल महसूस होता है। आप रोज रात 2 बजे भी अगर सड़कों पर हैं तो आपको भय नहीं है। ये बात दर्शाती है कि पुलिस व्यवस्था सही है। दूसरा, आप कितने भी इंटीरियर में जाइए, आपको सड़क वहां पर बनी दिखाई देती है। अर्थात लोगों को जो सुविधाओं के नाम पर सड़क से कनेक्ट किया गया, यह नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबियों में से एक रहा। और तीसरा, आप कितने भी इंटीरियर में चले जाइए, आपको वहां लाइट 24 घंटे मिलती है। ये तीन वो बेसिक चीजें थी जिन्हें निश्चित ही एनडीए ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुनिश्चित कर लिया था। चूंकि अपोजिशन अपने 20 साल पुराने दाग भी अब तक नहीं धो पाया था, महागठबंधन ने तेजस्वी जी को, जो कि लालू जी के सुपुत्र हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद पर जैसे ही अनाउंस किया कि ये हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे, लोगों में फिर से एक भय का माहौल और पुराना जंगल राज याद आ गया, जो लालू जी के समय पर था, जब लोगों का अपहरण हुआ करता था, छिनैती, फिरैती, डकैती, ये तमाम प्रकार के अपराध जो बिहार में व्याप्त थे, वो कहीं ना कहीं फिर से उतना, आप सोचकर देखिए, ये कुछ ऐसा है कि एनडीए ने लोगों को 20 साल पुराने अपराध भी याद दिला दिला के डरा दिया कि उन्होंने उस समय ऐसे अपराध किए थे। इसका मतलब इतना साल पुराना जो अपराध था, जो 20 साल बाद भी नहीं दुखा है। कुछ पत्रकार साथियों का तो यह तक कहना था कि ग्राउंड पर नीतीश जी के प्रति इतनी प्रो इनकम्बेंसी थी, और यदि यह कहा जाए कि तेजस्वी जी या लालू जी के परिवार के प्रति इतनी, मतलब एक तरह से कहिए कि डिसरेस्पेक्ट थी कि इनको नहीं लाना है, फिर चाहे कुछ भी विकल्प ले आइए, कुछ उस प्रकार से व्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति थी। और जब इस तरह की अभिव्यक्ति लोगों के भीतर थी, तो यह निश्चित ही इस बात को भी बहुत गहराई से दर्शाता है कि लोगों ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाया है। और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो विज्ञापन इन्होंने किया, वो निश्चित ही कामयाब हुआ। महिलाओं के प्रति सम्मान की जो नीतीश कुमार जी की योजनाएं रही, वो उन्हें ग्राउंड तक कनेक्ट करने में कामयाब रही। जैसे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग ने ही यह बात सिद्ध कर दी थी कि 71% वोटिंग, 71.78% महिलाओं की वोटिंग थी, जो यह बात सिद्ध करने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही थी कि वोटर शेयर में महिलाओं का बड़ा शेयर रहा है, और महिलाएं निश्चित ही इस बार निर्णायक सिद्ध होंगी। यह यहां पर दिख रहा था। वुमन वोटिंग शेयर बहुत तेजी से निकल कर आया था, रिकॉर्ड वोट शेयर हाइप हुआ था। मतलब इतना जबरदस्त वोट शेयर की जो पिछले रिकॉर्ड थे वो सारे टूट गए। आप अगर देखें तो बिहार में हर बार महिला मतदाता ज्यादा वोट देती है। कारण है प्रवासियों के कारण। प्रवासी मजदूर जो हैं, जो प्रवासी पुरुष हैं, वो दूसरे राज्यों में काम करने गए होते हैं, तो महिलाएं घर पर वोट देने के लिए उपलब्ध होती हैं, वो वोट देने जाती हैं, समय निकालती हैं। बिहार ने हमेशा पिछले 20 साल से ये ट्रेंड देखा है कि महिलाओं का वोट शेयर ज्यादा रहा है, लेकिन वोट शेयर इतना तेजी से बढ़ रहा है, ये दर्शाता है कि महिलाएं ना केवल वोट के प्रति जागरूक हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हो रही हैं। यानी उन्हें पॉलिटिकली इतना अवेयर कर दिया गया है कि आपके अधिकार क्या हैं, और इसमें नीतीश कुमार जी का पिछला शासन बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर जताता है। दूसरा, पुरुषों का भी वोट शेयर सिग्निफिकेंट बढ़ा है। पिछली बार से 8% पुरुषों का वोट शेयर बढ़ा है। इसका मतलब जो पुरुष कहीं बाहर थे, वो वोट देने के लिए छठ पूजा के बाद रुके हैं।
प्रवासी मजदूर जो बिहार के लिए एक बड़ी परेशानी रहा है, वो वोट के दौरान रुका है और कहीं ना कहीं अब रिजल्ट कहते हैं कि महिलाएं अपने पतियों को कन्विंस करने में कामयाब हुई हैं कि आपको वोट कहां देना है। कुछ ऐसा नतीजा दिखता है। जहां लोकसभा चुनाव में 60% के आसपास मतदान था, आज वो 66% के आसपास मतदान है। ये बड़ा नंबर है। नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से महिलाओं के साथ कनेक्ट करते हुए स्वरोजगार के नाम पर महिलाओं के खाते में 25 लाख महिलाओं के खातों में जो 10,000 रुपए वोटिंग से कुछ समय पहले ट्रांसफर किए, हालांकि इसके खिलाफ बहुत बयानबाजी भी हुई और हमारा भी मानना है कि ये तरीके के प्रयास बचने चाहिए। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ कुछ तो कदम ऐसे उठाने चाहिए कि जब आचार संहिता लग जाए, उसके बाद कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना हो, कुछ ऐसा ना हो। हालांकि इसके बारे में सरकार से अगर पूछते हो तो वो कहेंगे कि ये हमारी पॉलिसी का पार्ट है और जैसे लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी जो बिहार में काम कर रहे हैं उसको तनख्वाह मिलती है, ऐसे हमने अपनी माताओं बहनों को ये पैसा दिया है। लेकिन 25 लाख महिलाओं को पैसा देकर के 1 करोड़ लोग साथ दिए गए, क्योंकि एक महिला कम से कम 4-5 लोगों का परिवार औसत लेकर चल रही है। इस तरह की जो 10,000 रुपए की जो लास्ट टाइम पर जो खाते में ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट हुआ, इसका महिलाओं के उत्साह में बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखा। नीतीश कुमार जी की जो लखपति दीदी योजना है, जिसके चलते महिलाओं के साथ जुड़ाव उनका रहा, वो नेक्स्ट लेवल का रहा। जीविका दीदी हो, लखपति दीदी हो, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए जिस तरह से कार्य किए हैं, वो निश्चित ही मतलब देखने योग्य हैं और सराहनीय हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी के द्वारा जैसे बच्चियों के लिए स्कूटी, मोटरसाइकिल, ये साइकिल योजना, ये साइकिल दिलाना, पंचायत और नगर निकायों में जैसे स्कूटी हमारे राजस्थान में दी जाती है वैसे मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। पुलिस भर्ती में 35% कोटा, नगर निगम निकायों में 50% आरक्षण, ग्रामीण महिलाओं को बदलने वाली जीविका समूह का मॉडल, ये तमाम जो महिलाओं को इंटीग्रेट करने का काम किया गया, उसका असर दिखा। और यही कारण है कि जेडीयू के लिए जीता है महिलाओं का विश्वास, जीता है बिहार, ये सत्य प्रतीत होता है। कहीं ना कहीं महिलाएं राज्य में कैसी कानून व्यवस्था है, इसका परिचायक होती हैं और महिलाएं परिचायक रही। नीतीश कुमार जी ने उनमें यह विश्वास भरा कि चूंकि आप घर पर हैं, आपके पति बाहर गए हुए हैं, बहुत से घर के सदस्य बाहर गए हुए हैं, आप सुरक्षित हैं, मैं हूं आपके लिए और आपके लिए यहीं पर स्वरोजगार के साधन विकसित कर रहा हूं। जो लखपति दीदी है, उसका विकास कार्यक्रम भी यही है कि 1 लाख रुपए हर परिवार की आय हो, इस लक्ष्य के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ माइग्रेंट का जो मुद्दा बनाया गया था महागठबंधन के द्वारा, सत्तारूढ़ पार्टी ने, एनडीए ने उसे भी अपने पक्ष में घुमा लिया। बीजेपी ने या एनडीए सरकार ने, एनडीए ने अपोजिशन जो प्रवासियों को लेकर बातें बहुत उठा रही थी, उसको ही हथियार बना लिया कि भाई आपके ही जो सहयोगी दल हैं, वो तमिलनाडु के अंदर स्टालिन परिवार है, जो कि बिहारियों के खिलाफ नफरत होता है। ऐसे ही महागठबंधन के ही सहयोगियों में शिवसेना है या फिर मनसे है, वो बिहारियों के साथ बदतमीजी करता है महाराष्ट्र में, और आप उनके सहयोग लेकर बिहारियों से वोट चाहते हैं। तो इस तरह का जो भाव रहा ना, वो महागठबंधन जो प्रवासियों का बात उठा रहा था, वो प्रवासियों को बुला रहा था वोट देने के लिए, वो उन्हीं के खिलाफ हो गया। ये कुल मिलाकर कुछ ऐसे कारण रहे, मतलब कि एनडीए के लिए ये सबब रहा, मतलब सहायता रहा और इनके लिए एक बड़ा सबब रहा। अब सवाल है कि सर महागठबंधन की हार के पीछे बड़े कारणों में किन्हें काउंट करते हैं? तो देखिए बहुत से कारण हो सकते हैं जो शुरुआत में भी थे, लेकिन इतना ज्यादा ओपनली बोल करके चुनावों को प्रभावित ना किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनके बीच का सामंजस्य है ना, वो कभी ग्राउंड पर आता ही नहीं है। सामंजस्य हमेशा से लीक होता रहा है। ये महागठबंधन बनता है दिल्ली के अराउंड, लेकिन जब ये क्षेत्र में पहुंचता है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अपना क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहती। जैसे ममता दीदी को लेकर जाओगे तो वो वेस्ट बंगाल में जाकर इनको छोड़कर आगे निकल जाएंगी। ऐसे ही बिहार में अगर पहुंचे तो बिहार के अंदर जो तेजस्वी हैं, उनकी पार्टी ने, आरजेडी ने, अपने नंबरों को बढ़ाने के लिए भाई सीट दे दो, और कई जगह फ्रेंडली फाइट करी गई। हद यह है कि जब 243 सीटों पर लड़ना है, तो अब 243 से ज्यादा टिकट कैसे बांट रहे हो? इसका मतलब कई जगह ऐसे उम्मीदवार इनको मिल गए कि चलो कोई बात नहीं, महागठबंधन का उम्मीदवार है, अगर मान लीजिए कांग्रेस का है तो कोई बात नहीं भाई, आरजेडी का भी उतार दो, फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं। चुनाव में फ्रेंडली फाइट होती है, कोई फ्रेंडली मैच चल रहा है। तो महागठबंधन जो है ना, वो कई जगह फेल हुआ। जैसे बिहार में जहां लोकल मुद्दों को उठाना था, वहां ये वोट चोरी का मुद्दा जो हरियाणा से था, कर्नाटक से था, वहां से उठा लाए। एसआईआर जैसा मामला जो कि बहुत कम समय के लिए एक्टिवेट होना था, उसको बड़ा मुद्दा बनाया। मुद्दों के सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत रही। ऐसे मुद्दे उठाए गए जो नेशनल मुद्दे थे, यानी एक प्रकार से प्रतीत यह हो रहा था कि कांग्रेस केवल इसे माहौल पूरे देश में बनाने के लिए यूज कर रही है। उसका कनेक्ट जो है ना, वो बिहार से नहीं है। उसे पूरे देश में दिखना है कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए उसने उसको भूमि बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए का जो बूथ मैनेजमेंट था, वो नेक्स्ट लेवल था। आप इससे अंदाजा लगाइए कि जितना भी प्रवासियों को लाने के प्रयास किए जा रहे थे,
एनडीए के कार्यकर्ताओं ने एक तो सामंजस्य बढ़िया बना के रखा। 243 सीटें थी तो सब एक दूसरे से मिलकर चल रहे थे और जब पता था कि इनका घर का परिवारजन मान लीजिए यूपी में रहता है या कहीं और रहता है, उन तक पहुंच करके उनको बूथ मैनेज पर मैनेज किया जा रहा था कि आइए वोट देने आइए। तो उनको बुलाया गया। मतलब ये नंबर है यार, 243 सीटों पर 254 उम्मीदवार। महागठबंधन का फेलियर यहीं दिख जाता है कि क्या कम्युनिकेशन रहा होगा। फ्रेंडली फाइट हो रही है। आरजेडी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कई जगह दोनों ने उम्मीदवार उतार रखे हैं। ये बहुत बड़ा फेलियर था। पहले ही दिख गया था कि आंतरिक कलह बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं और ये आंतरिक कलहों का नतीजा निकल कर आया। एक और जो बड़ी बात इन दिनों बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की जाने वाली है, उस पर नजर डालिएगा। पिछले कुछ समय में एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे बाहर आ रहा है। जैसे बीजेपी ने हरियाणा में जाट बाहुल्य है, लेकिन जाटों के खिलाफ बाकी जातियों को एकजुट करने का काम किया है। जो भी जाति अपने आप को मार्शल तरीके से या दूसरी जातियों पर हावी होने के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रही है, उसको बीजेपी लामबंद कर ले रही है। ये सभी लोग अब पावरफुल हो चुके हैं। हरियाणा के जाट पैसे वाले भी हैं, पावरफुल भी हैं, अपनी बातें लाउडली कह पाते हैं लोग। लेकिन जो इनसे डरे हुए हैं, फिर वो जो डरे हुए हैं किसी भी राम पर, चाहे लाठी के दम पर डरे हुए हों या फिर इनकी बदमाशियों के दम पर कि कल को ये आ गए तो यादव राज पुराना वाला चला आएगा, गुंडा राज आ जाएगा, वो जो भय बैठा दिया गया लोगों के दिमाग में, उसके प्रति सब लोग लामबंद हो जाते हैं। यानी कि जातियों को अब बीजेपी ने, जैसे कहते हैं ना पुलिसिया भाषा में कि कौवा मार के टांक दिया तो सब कौवे दूर हो जाएंगे, कुछ ऐसे सेट मॉडल कर दिए हैं कि यहां पर ये जाति बाहुल्य में है ना तो आप पकड़ो, बाकी लोग एक हो जाओ। एग्जैक्टली यही मॉडल इन्होंने बिहार में अपनाया। बिहार में तेजस्वी यादव से जो यादवों का कनेक्ट है ना, वो तो अल्टीमेट है। मतलब वो एकजुट होकर वोट देता है। लेकिन उन यादवों के अंदर जो इस बात का घमंड है कि लालू जी अगर सत्ता में आ गए तब फिर हमारा ही हर ठेका होगा, हम अपने तरीके से शासन प्रशासन में इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ फिर लोग लामबंद एक हो जाते हैं। फिर चाहे वो भूमिहार हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे जनरल हो, सभी लोग एकजुट होकर के वोट देने उतर पड़ते हैं। और एनडीए कहीं ना कहीं एक भी टिकट मुस्लिम कम्युनिटी को ना देकर अपने आप को यह भी दिखा देती है कि हमारा क्या वो है, मतलब विजन थॉट प्रोसेस क्या, बीजेपी के थ्रू ये दिखा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस ही है जो लोगों के अंदर एक अंडरग्राउंड करंट बनाता है। और ये बात बहुत तेजी से अब देखी जा रही है कि जिस जिस राज्य में जो जाति डोमिनेटिंग है ना, उसके खिलाफ ही सबको एकजुट करके ये सत्ता बनाते चले जा रहे हैं। ये प्रयोग हरियाणा में सफल हुआ था, बिहार में अब ये ऑथराइज्ड हो गया है। ये बड़ा बात है, इसको सोचने का आवश्यकता है। जहां तक बात हो पीके की, ये बड़ा काम कर गए। पीके ने चुनाव में मोबिलाइजेशन बढ़िया किया। मतलब पीके के 98% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जमानत जब्त होने के बावजूद जो जनता में मोबिलाइजेशन था, मतलब हर बिहारी जहां भी बैठा था उसे अब यह था, क्योंकि इनका मीडिया प्रबंधन जबरदस्त था। जितना फुटेज मतलब प्रशांत किशोर को चुनाव में मिला है, मीडिया कवरेज मिला है, उससे राष्ट्र में यह पता था कि बिहार में चुनाव हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से राज्यों में चुनाव हो जाता है लेकिन पता नहीं चल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की वजह से नेशनल मीडिया पर कवरेज था। इससे बिहारी सेंसिटाइज हुआ कि ओहो, हमारे राज्य में कुछ हो रहा है। प्रवासी मोटिवेट होकर वोट देने पहुंचा, वोटिंग के प्रति अग्रसर किया इन्होंने लोगों को। पहला तो ये सेंसिटाइज करने में काम हुए। दूसरा, प्रशांत किशोर के दावों के साथ जो हुआ वो तो खैर आगे का अलग विश्लेषण है कि अब ये राजनीति छोड़ेंगे या नहीं, क्योंकि इन्होंने कई दावे किए थे कि अगर 25 से ज्यादा भी जेडीयू सीट ले जाती है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सियासत छोड़ दूंगा। उस पर अलग चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल के लिए जनसुराज ने जितनी भी जगह पर लोगों को टिकट वितरण किया था, उस टिकट वितरण का एक नतीजा यह निकला कि लोगों में माहौलबाजी जो है ना वो बनकर के तैयार होगी। मतलब पीके को इस प्रकार से समझिएगा, मैंने इसीलिए कहा कि क्या वो एनडीए की बी टीम बनकर काम कर रहे थे। वो कैसे? उन्होंने प्रवासियों का मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ के उठाया था। प्रवासी को बुला तो लिया, लेकिन जब वो आया तो उसने देखा कि क्या ग्राउंड में पीके इस बार चेहरा बन पाएंगे। जब ग्राउंड रियलिटी देखी तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर बोले हमारे पास दो ऑप्शन है, इनमें से पहले वाला ऑप्शन बढ़िया है जो करके दिखा चुका है, तो उसने उसको टिक मार दिया। एनडीए के साथ कुछ ऐसा हुआ है। पीके मोबिलाइज करने में काम आए और काम आ गए दूसरे के लिए। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि पीके पूरे टाइम चुनाव में मोदी जी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिए, नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी कोई बयान नहीं दिए। बार बार यही बोले कि सुशासन बाबू हैं, लेकिन उनके अंडर में बहुत सारे लोग जो गड़बड़ कर जा रहे हैं उन पर उनका नियंत्रण छूट गया है। तो जब इन्होंने एक प्रकार का सॉफ्ट कॉर्नर जो रखा ना, उस सॉफ्ट कॉर्नर का लाभ मिल गया एनडीए को, कि लोगों को हिंट मिल रहा था कि कहीं ना कहीं ये एनडीए के ही पक्षधर हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन खुद इनको सीट क्यों नहीं मिली, उसका अगर संक्षिप्त विश्लेषण किया जाए तो पहली बार बिहार में बहुत गहराई तक जातीय समीकरण घुसे हुए हैं।
प्रशांत किशोर खुद जनरल कास्ट से आते हैं। एक तो उनके साथ लोगों का कनेक्ट जातीय आधार पर छूट रहा था। दूसरा, प्रशांत किशोर का जो मोबिलाइजेशन था वो फिलहाल सेंसिटाइज करने में लोगों को काम आया। वोट कन्वर्जन में काम आएगा या नहीं, वो बड़े रणनीतिकार हैं, वो इसे भविष्य में इसको एनालाइज जरूर करेंगे। लेकिन चुनाव में टिकट वितरण में उनसे जो चूक हुई, जहां एक तरफ बेदाग की बात कर रहे थे, 45% से ज्यादा दागियों को टिकट देकर वो सवालों के घेरे में आ गए थे। पर जो भी है, कुल मिलाकर के महागठबंधन के वोटों को नुकसान पहुंचा गए। कुछ लोग जरूर कहेंगे, सर 2% वोट शेयर इनको मिला है, कैसे मतलब 2% भी मतलब वोट शेयर नहीं मिला है तो वोट कैसे कटा गए? मुद्दा ये नहीं है। सेंसिटाइज करना, जैसे कि यूपीएससी के अंदर हर टीचर सिलेक्शन नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ टीचर्स बढ़िया बढ़िया रील बनाकर जो माहौल बनाए हुए हैं ना, कि जो एकदम बढ़िया डायलेक्ट में बोल बोलकर बयानबाजी कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं कि हम तो यूपीएससी का ये बनाते हैं, जबकि खुद भले ही प्रीलिम्स का भी फार्म ना भरे हों, लेकिन जो यूपीएससी का माहौल बनाए चल रहे हैं, उससे क्या बच्चों में तैयारी का मोटिवेशन बनता है। और तैयारी का मोटिवेशन ये कि रेलवे की तैयारी करने वाला भी यूपीएससी का फार्म भर दे रहा है। तो मोबिलाइजेशन करने में अगर कंट्रीब्यूशन दिया जाए तो वो पीके का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर कोई ये पूछे कि क्या वोट शेयर में पीके का रोल है, तो निश्चित है। ये मतलब एनडीए इस बात को आगे से काउंट करे कि इन्होंने लोगों को बुलाने में कितना रोल प्ले किया है। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए अब सरकार इनकी बन रही है। अब चर्चा सबसे बड़ी यह है कि इस समय मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा प्रस्तावित करेंगे और नीतीश कुमार को उनकी तबीयत के चलते पीछे खींच लिया जाएगा? तो मैं फिर से आपको बता दूं, केंद्र में अभी भी बीजेपी का नंबर बहुमत में नहीं है और उन्हें आवश्यकता है इन दो चेहरों की। ऐसे में बीजेपी, मुझे नहीं लगता कि इन्हें हटाने का प्रयास करेगी। वो इन्हें सीएम पद देगी, बाकायदा इज्जत से देगी और साथ में अपने सपोर्ट सिस्टम को जारी रखेगी, सो दैट वो केंद्र में मजबूती से खड़ी रहे। इस बात का नतीजा आपको चंद्रबाबू नायडू के बयान में भी दिख जाता है। कुल मिलाकर बिग विन होती है और इसके लिए बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बनाया, प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो उनके लिए खूब माहौल बनता है। प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर गमछा हिलाते हुए दिखाई देते हैं और अपने आप को दिखाते हैं कि बिहार का गमछा जो चर्चा का विषय है, लो जी हमने भी घुमा दिया। कुल मिलाकर के बिहार का चुनाव काफी रोमांचकारी रहा, विशेष रूप से बहुत से लोगों के लिए लर्निंग रहा। अब विपक्ष को इस बात से विश्लेषण करना होगा कि सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना सुना था, लेकिन एंटी अपोजिशन मूवमेंट होना यह शायद विश्लेषण का विषय है और इस पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड से जो कनेक्ट मिस हो रहा है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। खैर, राजनीति में बड़े बड़े समझदार लोग बैठे हैं, वो ज्यादा अच्छे से विश्लेषण करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।